Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. किसी एक प्रोजेक्ट के शुरू होने से कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ती है और साथ साथ ईज ऑफ लिविंग भी कैसे बढ़ती है, इसका ये उत्तम उदाहरण है। अभी मुझे जिन 4-5 भाई बहनों से बात करने का मौका मिला और वो अपने अनुभव को जिस प्रकार से बयां करते थे, चाहे वो तीर्थ यात्रा की कल्पना हो, चाहे व्हीकल को कम से कम नुकसान होने की चर्चा हो, चाहे समय बचाने की चर्चा हो, चाहे खेती में जो उत्पादन होता है उसकी बर्बादी को बचाने का विषय हो, फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल सूरत जैसे मार्केट तक पहुंचाने का, इतने बढ़िया तरीके से सभी साथियों ने एक प्रकार से इसके जितने आयाम है उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया और उसके कारण व्यापार में जो सुविधा बढ़ेगी, बहुत सारी स्पीड बढ़ जाएगी। मैं समझता हूं कि एक बहुत ही खुशी का माहौल है। व्यापारी, कारोबारी हो, कर्मचारी हो, श्रमिक हो, किसान हो, स्टूडेंट्स हो, हर किसी को इस बेहतरीन कनेक्टिविटी का लाभ होने वाला है। जब अपनों के बीच की दुनिया कम होती है तो मन को भी बहुत संतोष मिलता है। आज एक तरह से गुजरात के लोगों को दीपावली के त्योहार का ये बहुत बड़ा उपहार भी मिल रहा है। खुशी के इस अवसर पर उपस्थित गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान विजय रूपाणी जी, केंद्र सरकार में मेरे मंत्रिमंडल के साथी भाई मनसुख भाई मांडविया जी, भारतीय जनता पार्टी के गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष और संसद में मेरे साथी श्रीमान CR पाटिल जी, गुजरात सरकार के सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, अन्य सभी जनप्रतिनिधि और अलग अलग स्थान पर विशाल संख्या में इकट्ठे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज गोगा और हजीरा के बीच रोपैक्स सेवा शुरू होने से सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात दोनों ही क्षेत्रों के लोगों का बरसों का सपना पूरा हुआ है, बरसों का इंतजार समाप्त हुआ है। हजीरा में आज नए टर्मिनल का भी लोकार्पण किया गया है। भावनगर और सूरत के बीच स्थापित हुए इस नए समुद्री संपर्क के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, अनेक अनेक शुभकामनाएं। साथियों, इस सेवा से गोगा और हजीरा के बीच अभी जो सड़क की दूरी 450 किलोमीटर की है, वो समंदर के रास्ते तरफ 90 किलोमीटर रह जाएगी। यानी जिस दूरी को कवर करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता था, अब उस सफर में सिर्फ 3-4 घंटे ही लगा करेंगे। ये समय तो बचाएगा ही, आपका खर्च भी कम होगा। इसके अलावा सड़क से जो ट्रैफिक कम होगा वो प्रदूषण कम करने में भी मदद करेगा।
जैसा यहां अभी बताया गया, साल भर में, यह आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है, साल भर में करीब 80,000 यात्री, यानी 80,000 यात्री गाड़ियां, कार, करीब करीब 30,000 ट्रक इस नई सेवा का लाभ ले सकेंगे। सोचिए कितना ज्यादा पेट्रोल डीजल की भी बचत होगी। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात के एक बड़े व्यापारिक सेंटर के साथ सौराष्ट्र की ये कनेक्टिविटी इस क्षेत्र के जीवन को बदलने वाली है। अब सौराष्ट्र के किसानों और पशुपालकों को फल, सब्जी और दूध सूरत पहुंचाने में ज्यादा आसानी होगी। सड़क के रास्ते पहले फल, सब्जी, दूध जैसी चीजें इतना लंबा समय होने के कारण और ट्रक के अंदर उठापटक रहती हैं, तो काफी कुछ नुकसान भी होता है। खास करके सब्जी को, फलों को काफी नुकसान होता है। ये सब बंद हो जाएगा। अब समंदर के रास्ते पशुपालकों और किसानों के उत्पाद और तेजी से, ज्यादा सुरक्षित तरीके से बाजार तक पहुंच पाएंगे। इसी तरह सूरत में व्यापार कारोबार करने वाले साथियों और श्रमिक साथियों के लिए भी आना जाना और ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान और सस्ता हो जाएगा। साथियों, गुजरात में रोपैक्स फेरी सेवा ऐसी सुविधाओं का विकास करने में बहुत लोगों का श्रम लगा है। ये ऐसे आसानी से नहीं हुआ है। इसको करने में कई कठिनाइयां आई, रास्ते में कई चुनौतियां आई। इन प्रोजेक्ट के साथ मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूं और उसके कारण मुझे उन सभी समस्याओं की बहुत जानकारियां हैं। कैसी कैसी मुसीबतों से रास्ते निकालने पड़ते थे। कभी कभी तो लगता था आप ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोगों के लिए नया अनुभव था गुजरात में तो। और मैंने इन सारी चीजों को देखा है और इसलिए इसके लिए जो मेहनत की है, वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। उन तमाम इंजीनियर्स का, श्रमिकों का मैं आज विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जो हिम्मत के साथ डटे रहे और आज इस सपने को साकार करके दिखा दे रहे हैं। आज वो परिश्रम, वो हिम्मत लाखों गुजरातियों के लिए नई सुविधा लेकर आई है, नए अवसर लेकर के आई है। साथियों, गुजरात के पास समुद्री व्यापार कारोबार की एक समृद्ध विरासत रही है। अभी मनसुख भाई सैकड़ों हजारों साल की तवारीख बता रहे थे कि कैसे कैसे हम सामुद्रिक व्यापार से जुड़े हुए थे। गुजरात ने जिस तरह बीते 2 दशकों में अपने समुद्री सामर्थ्य को समझते हुए पोर्ट लेड डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी है, वो हर गुजराती के लिए गौरव का विषय है। इस दौरान गुजरात के कोस्टल इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के दूसरे प्रोजेक्टों पर विशेष ध्यान दिया है। राज्य में शिप बिल्डिंग पॉलिसी बनाना हो, शिप बिल्डिंग पार्क बनाना हो या स्पेशलाइज्ड टर्मिनल का निर्माण, हर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी गई है। जैसे दहेज में सॉलिड कार्गो,
केमिकल और एलएनजी टर्मिनल और मुद्रा में कोल टर्मिनल, इसके साथ ही वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और ग्राउंड ब्रेकिंग कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को भी हमने पूरी तरह बढ़ावा दिया है। ऐसे ही प्रयासों से गुजरात के पोर्ट सेक्टर को नई दिशा मिली है। साथियों, सिर्फ पोर्ट में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण ही नहीं, बल्कि उन पोर्ट्स के आसपास रहने वाले साथियों का जीवन भी आसान हो, इसके लिए भी काम किया गया है। कोस्टल एरिया का पूरा इकोसिस्टम ही आधुनिक हो, उस पर हमने अपना ध्यान केंद्रित किया है। चाहे वो सागर खेड़ू जैसी हमारी मिशन मोड योजना हो, या फिर शिपिंग इंडस्ट्री के स्थानीय युवाओं का स्किल डेवलपमेंट करके उन्हें रोजगार देना हो। गुजरात में पोर्ट लेड डेवलपमेंट का दायरा बहुत बड़ा रहा है। सरकार ने कोस्टल एरिया में हर प्रकार की बुनियादी सुविधाओं का विकास सुनिश्चित किया है। साथियों, ऐसे ही प्रयासों का परिणाम है कि गुजरात आज एक प्रकार से भारत के समुद्री द्वार के रूप में स्थापित हुआ है। गेटवे बन रहा है, गेटवे ऑफ प्रॉस्पेरिटी। बीते 2 दशकों में पारंपरिक बंदरगाह संचालन से निकलकर एकीकृत कॉम्प्रिहेंसिव का एक अनूठा मॉडल गुजरात में लागू किया गया है। ये मॉडल आज एक बेंचमार्क के रूप में विकसित हुआ है। आज मुद्रा भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय बंदरगाह और सिक्का सबसे बड़ा बंदी बंदरगाह है। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि गुजरात के बंदरगाह देश के प्रमुख समुद्री केंद्रों के रूप में उभरे हैं। पिछले वर्ष देश के कुल समुद्री व्यापार में से 40% से ज्यादा की हिस्सेदारी गुजरात के बंदरगाहों की रही है। ये शायद गुजरात के लोगों को भी आज मैं पहली बार बता रहा हूं। साथियों, आज गुजरात में समुद्री कारोबार से उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को और कैपेसिटी बिल्डिंग पर तेजी से काम चल रहा है। जैसे गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर, गुजरात समुद्री विश्वविद्यालय मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, भावनगर में दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल, ऐसी अनेक सुविधाएं गुजरात में तैयार हो रही है। गिफ्ट सिटी में बनने वाला गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर बंदरगाहों से लेकर सी बेस्ड लॉजिस्टिक को एड्रेस करने वाला एक समर्पित तंत्र होगा। ये क्लस्टर एक प्रकार से सरकार, उद्योग और शिक्षण संस्थानों के बीच के सहयोग को बल देगा। इससे इस सेक्टर में वैल्यू एडिशन में भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। साथियों, बीते वर्षों में दहेज में भारत का पहला रासायनिक टर्मिनल बना, पहला एलएनजी टर्मिनल बना। अब भावनगर पोर्ट पर दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल स्थापित होने जा रहा है। सीएनजी टर्मिनल के अलावा भावनगर बंदरगाह पर रोरो टर्मिनल, लिक्विड कार्गो टर्मिनल और
कंटेनर टर्मिनल जैसी सुविधाएं भी तैयार की जा रही है। इन नए टर्मिनलों के जुड़ने से भावनगर बंदरगाह की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। साथियों, सरकार का प्रयास गोगा दहेज के बीच फेरी सर्विस को भी जल्द से फिर शुरू करने का है। इस प्रोजेक्ट के सामने प्रकृति से जुड़ी अनेक चुनौतियां सामने आके खड़ी हुई है। उन्हें आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है गोगा और दहेज के लोग जल्द ही इस सुविधा का लाभ फिर ले पाएंगे। साथियों, समुद्री व्यापार कारोबार के लिए एक्सपर्ट तैयार हो, एक ट्रेन्ड मैन पावर हो, इसके लिए गुजरात में मैरीटाइम यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा सेंटर है। इस सेक्टर से जुड़ी आवश्यकताओं के लिए प्रोफेशनल एजुकेशन देने वाला ये देश का पहला संस्थान है। आज यहां समुद्री कानून और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कानूनी की पढ़ाई से लेकर मैरीटाइम मैनेजमेंट, शिपिंग, लॉजिस्टिक्स, उसमें भी एमबीए तक की सुविधा मौजूद है। यूनिवर्सिटी के अलावा लोथल में, जिसका अभी मनसुख भाई ने थोड़ा उल्लेख किया था, लोथल में देश की समुद्री विरासत को संजोने वाला पहला नेशनल म्यूजियम बनाने की दिशा में भी काम चल रहा है। साथियों, आज की रोपैक्स फेरी सेवा हो या फिर कुछ दिन पहले शुरू की हुई सी प्लेन जैसी सुविधा, इससे वाटर रिसोर्सेज बेस्ड इकोनॉमी को बहुत गति मिल रही है। और आप देखिए, जल, थल, नभ, तीनों में इन दिनों गुजरात ने बहुत बड़ा जंप लगाया है। कुछ दिन पहले मुझे मौका मिला गिरनार में रोपवे के लोकार्पण का। वो टूरिज्म को भी बल देगा, यात्रियों को सुविधा बढ़ाएगा और नभ में जाने का एक नया रास्ता देगा। उसके बाद मुझे सी प्लेन का मौका मिला, एक जगह से पानी से उड़ना, दूसरी जगह पे पानी में उतरना, और आज समुद्र के अंदर पानी के माध्यम से प्रवास करना। यानी एक साथ कितने प्रकार की गति बढ़ने वाली है, इसका आप भली भांति अंदाज लगा सकते हैं। साथियों, जब समंदर की बात आती है, पानी की बात आती है, तो इसका विस्तार मछली से जुड़े व्यापार कारोबार से लेकर सीवीड की खेती से लेकर वाटर ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म तक है। बीते वर्षों में देश में ब्लू इकोनॉमी को सशक्त करने के लिए भी गंभीर प्रयास किए गए हैं। पहले ओशन इकोनॉमी की बात होती थी और आज हम ब्लू इकोनॉमी की भी बात कर रहे हैं। साथियों, समुद्री किनारे के पूरे इकोसिस्टम को और मछुआरे साथियों की मदद के लिए भी बीते वर्षों में अनेक योजनाएं बनाई गई है। चाहे आधुनिक ट्रॉलर्स के लिए मछुआरों को आर्थिक मदद हो, या फिर मौसम और समुद्री रास्तों की सही जानकारी देने वाली नेविगेशन सिस्टम हो, मछुआरों की सुरक्षा और समृद्धि, ये हमारी प्राथमिकता है। हाल में मछली से जुड़े व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी शुरू की गई है। इसके तहत आने वाले वर्षों में फिशरीज से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका बहुत बड़ा लाभ गुजरात के लाखों मछुआरे परिवारों को होगा, देश की ब्लू इकोनॉमी को होगा। साथियों,
आज देश भर की समुद्री सीमा में पोर्ट्स की कैपेसिटी को भी बढ़ाया जा रहा है और नए पोर्ट्स का भी निर्माण तेजी से चल रहा है। देश के पास करीब 21,000 किलोमीटर का जो जलमार्ग है, वो देश के विकास में अधिक से अधिक कैसे काम आए, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत आज देश भर में 500 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। लाखों करोड़ रुपए के इन प्रोजेक्ट्स में से अनेक पूरे भी हो चुके हैं। साथियों, समुद्री जलमार्ग हो या फिर नदी जलमार्ग, भारत के पास संसाधन भी रहे हैं और एक्सपर्टाइज की भी कोई कमी नहीं रही। ये भी तय है कि जलमार्ग से होने वाला ट्रांसपोर्टेशन सड़क और रेल मार्ग से कई गुना सस्ता पड़ता है और पर्यावरण को भी कम से कम नुकसान होता है। फिर भी इस दिशा में एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ 2014 के बाद ही काम हो पाया है। ये नदियां, ये समंदर, ये मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद नहीं आया है, ये था, लेकिन वो दृष्टि नहीं थी जो 2014 के बाद आज देश अनुभव कर रहा है। आज देश भर की नदियों में जो इनलैंड वाटरवेज पर काम चल रहा है, उससे कई लैंडलॉक राज्यों को समंदर से जोड़ा जा रहा है। आज बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में अपनी क्षमताओं को हम अभूतपूर्व रूप से विकसित कर रहे हैं। देश का समुद्री हिस्सा आत्मनिर्भर भारत का एक अहम हिस्सा बनकर उभरे, इसके लिए निरंतर काम चल रहा है। सरकार के इन प्रयासों को गति देने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अब मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का भी नाम बदला जा रहा है। अब ये मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के नाम से जाना जाएगा। उसका विस्तार किया जा रहा है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में ज्यादातर जगहों पर शिपिंग मंत्रालय ही पोर्ट्स और वाटरवेज का भी दायित्व संभालता है। भारत में शिपिंग मंत्रालय पोर्ट्स और वाटरवेज से जुड़ी काफी कार्यों को करता रहा है। अब नाम में अधिक स्पष्टता आने से काम में भी अधिक स्पष्टता आ जाएगी। साथियों, आत्मनिर्भर भारत में ब्लू इकोनॉमी की हिस्सेदारी को मजबूत करने के लिए समुद्र से जुड़े लॉजिस्टिक्स को मजबूत करना बहुत जरूरत है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था पर लॉजिस्टिक्स पर होने वाले खर्च का प्रभाव ज्यादा है। यानी सामान को देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ले जाने पर दूसरे देशों की अपेक्षा हमारे देश में आज भी खर्च ज्यादा होता है। वाटर ट्रांसपोर्ट से कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स उसको बहुत कम किया जा सकता है। इसलिए हमारा फोकस एक ऐसे इकोसिस्टम को बनाने का है जहां कार्गो की सीमलेस मूवमेंट सुनिश्चित हो सके। आज एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ बेहतर मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पर भी हम काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसकी तैयारियां चल रही हैं। साथियों, लॉजिस्टिक्स पर होने वाले खर्च को कम करने के लिए अब देश मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की दिशा में
एक बहुत ही होलिस्टिक व्यू के साथ और दीर्घकालीन सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। कोशिश ये है कि रोड, रेल, एयर और शिपिंग जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की आपस में कनेक्टिविटी भी बेहतर हो और उसमें जो साइलोज आते हैं उनको भी दूर किया जा सके। देश में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स का निर्माण भी किया जा रहा है और देश के भीतर ही नहीं बल्कि अपनी पड़ोसी देशों के साथ भी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के विकास के लिए मिलकर काम हो रहा है। मुझे विश्वास है कि इन तमाम प्रयासों से हम अपनी लॉजिस्टिक कॉस्ट को बहुत कम कर पाने में सफल हो जाएंगे। लॉजिस्टिक्स की कीमत को काबू में रखने के लिए जो प्रयत्न हो रहे हैं, इन्हीं प्रयासों से अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। साथियों, त्योहारों के इस समय में खरीदारी भी खूब हो रही है। इस खरीदारी के समय मैं जरा सूरत के लोगों से थोड़ा आग्रह करूंगा, क्योंकि उनको तो दुनिया में जाना आने का बड़ा रूटीन होता है। मैं इस खरीदारी के समय वोकल फॉर लोकल, ये वोकल फॉर लोकल का मंत्र भूलना नहीं है। वोकल फॉर लोकल। और मैंने देखा है कि लोगों को लगता है कि दिए खरीद लिए तो मतलब हम आत्मनिर्भर। जी नहीं, हर चीज में ध्यान देना है, वरना इन दिनों सिर्फ दिए को ही, अरे भाई हम भारत का दिया लेंगे, अच्छी बात है, लेकिन आप अगर खुद देखोगे अपने शरीर पे, अपने घर में इतनी चीजें बाहर की होगी जो हमारे देश के लोग बनाते हैं, हमारे छोटे छोटे लोग बनाते हैं। हम उनको क्यों अवसर न दें? देश को आगे बढ़ाना है ना दोस्तों, तो उसके लिए हमारे इन छोटे छोटे लोगों को, छोटे छोटे व्यापारियों को, छोटे छोटे कारीगरों को, छोटे छोटे कलाकारों को, गांव की हमारी बहनों को, वे जो चीजें बनाती हैं, अनेक प्रकार की चीजें बनाती है, एक बार लेकर के देखिए तो सही और गर्व से दुनिया को बताइए ये हमारे गांव के लोगों ने बनाया, हमारे जिले के लोगों ने बनाया, हमारे देश के लोगों ने बनाया। देखिए आपका भी सीना चौड़ा हो जाएगा, दिवाली मनाने का मजा और आ जाएगा। इसलिए वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। देश आजादी के 75 साल मनाने वाला है, तब तक ये मंत्र हमारे जीवन का मंत्र बन जाए, हमारे परिवार का मंत्र बन जाए, हमारे घर के हर व्यक्ति के मन में ये भाव पैदा हो, इस पर हमारा बल होना चाहिए। और इसलिए ये दिवाली वोकल फॉर लोकल का एक टर्निंग पॉइंट बन जाए। मैं मेरे गुजरात के भाइयों बहनों से जरा हक से भी मांग सकता हूं, और मुझे पता है कि आप कभी निराश नहीं करोगे। अभी नंदलाल भी बता रहे थे ना कि आपने बहुत पहले मुझे कहा था, मैंने इसको लागू किया। देखिए मुझे कितना संतोष हुआ कि कभी नंदलाल जी को एक बात बताई होगी जो उन्होंने सुनी होगी, उन्होंने आज उसको लागू कर दिया। आप भी सब, मेरे लिए तो हर कोई नंदलाल है। आइए हम मेहनत करें, मेरे देश के गरीबों के लिए कुछ करें, दिवाली मनाएं, उनके घर में भी दिवाली मनाएं, दिया जलाएं, गरीब के घर में भी दिया जलाएं, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को और आगे बढ़ाएं। मुझे विश्वास है कि कोरोना के इस समय में आप सब भी पूरी सावधानी के साथ त्योहारों को मनाएंगे, क्योंकि आपकी रक्षा वो भी देश की ही रक्षा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पूरे देश के सभी नागरिक भाइयों बहनों को मैं आने वाले दिनों में, धनतेरस हो, दीपावली हो, गुजरात के लिए नया वर्ष आएगा, हर बात के लिए, हर त्योहार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।